Hello everyone, welcome again to the Swami Vivekananda Institute and myself Dr. आरती मलिक जो आपको केमिकल साइंस की क्लासेस पढ़ा रही हूँ। अब जो है आप लोगों ने देख लिया होगा कि CSIR नेट की डेट भी आ गई है एग्ज़ाम की कि कब आपका एग्ज़ाम है। दिसंबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम है, तो आई एम श्योर कि आप लोग जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और सब लोग अब थोड़ा जो है सीरियस हो गए होंगे प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है तो क्या होता है कि एक आपके ऊपर एक वो हो जाता है कि आपके पास अब लिमिटेड टाइम है, 2 महीने 3 महीने जितने भी है, तो आपकी स्ट्रेटजी जो है एकदम से चेंज हो जाती है। जो आप स्लो पढ़ रहे थे वो आप फास्टली पढ़ने लगते हो, रिवाइज करने लगते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हो। तो अब जो है आपके पास अराउंड 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं। इसमें से अगर आप रिवीजन के निकाल दो तो 2 ही महीने बचे हुए हैं। तो अब जो टॉपिक आपको लगता है कि आप इजीली कवर कर सकते हो उनको पहले पढ़िए। जो लगता है कि ज़्यादा लंबा टाइम लेंगे या आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं तो उनको मत छेड़िए अभी। तो इट इज़ माय एडवाइस टू यू कि पहले छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो पहले कवर कीजिए और उसके बाद जो है बाकी के। तो हम जो है हमने पढ़ लिया था केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद जो लास्ट क्लास मैंने ली थी उसमें हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ा था और उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जो है क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो मुझे लगता है अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कि आप जो है टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहें, जितना आपने पढ़ा है उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करें। एंड सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आप जो है प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप कितना भी थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ लो, कितनी भी चीज़ें पढ़ लो, जब तक आप उसको अप्लाई करके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में सेव नहीं होंगी, तब तक वो आपने पढ़ा और डिलीट हो गया। तो ये नहीं करना है। क्या करना है कि कोई भी एक टॉपिक पढ़ना है, उसके फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सबसे ज़्यादा जो है आपको करना है कि अपना एक टाइम मैनेजमेंट अब बनाना है कि मेरे को इतने घंटे देने हैं, इतने दिन में ये कंप्लीट करना है। मे बी नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस कि आप कैसे अपना स्केड्यूल बना सकते हैं 9 to 10 आवर डेली स्टडी का। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में जो हम देखेंगे वो देखेंगे क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कंपेयर बॉन्ड एंगल्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है। आपको मैंने पहले भी बॉन्ड एंगल के ऊपर एक मैंने पूरी क्लास ली हुई है। अगर ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले एक बार फटाफट उसको देख लीजिए, कैसे बॉन्ड एंगल हम 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल के अंदर कंपेयर करते हैं, क्योंकि बॉन्ड एंगल आप एग्जैक्टली वैसे थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटली आप मेजर कर सकते हैं, थ्योरेटिकली आप अप्रोक्स बता सकते हैं कितना होगा। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं बॉन्ड एंगल में वो कंपेरिजन के आते हैं कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दे देंगे जिनके अंदर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है उनका बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हमारा ये मॉलिक्यूल है और दूसरा ये वाला मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। 1 मिनट में रिवाइज करेंगे। बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp है, sp2 है या फिर sp3 है। sp में 180 होता है, sp2 में 120, sp3 में होता है 109 और अगर लोन पेयर आ जाए तो वेरी करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। सेकंड चीज़, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो दूसरी चीज़, दूसरा जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है वो है आपका लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जैसे जैसे सेंट्रल एटम के ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शंस और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ता जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपका क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो सेकंड चीज़ हुई, पहली हुई हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा हुआ लोन पेयर, तीसरा आपका पॉइंट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और चौथा पॉइंट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। सेंट्रल एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। 4 चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो बॉन्ड एंगल आप देख के ही बता सकते हैं।
ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर इधर हैं, 1 2 3 4, और 4 ही बॉन्ड पेयर्स इधर हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर 1 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है। और अगर मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो sp3d sp3d sp3d, यहाँ पे भी कितना sp3d। हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम आ गए हैं 2। तो शुरू के 2 पॉइंट से आप कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों में सेम है, उसके अकॉर्डिंग तो सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि सेंट्रल एटम और साइड एटम। अब सेंट्रल एटम और साइड एटम से देखने से पहले मैं एक पॉइंट आप लोगों को और थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ जो यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। वो क्या है, वेस्पर थ्योरी का पॉइंट। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है डबल बॉन्ड में, उसके बाद होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, उसके बाद होता है सिंगल बॉन्ड में। वेस्पर थ्योरी की हम ज़्यादातर एक ही पॉइंट याद रखते हैं कि लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बट उसके अलावा जो हम दूसरा पॉइंट मिस कर देते हैं वो ये है कि वेस्पर थ्योरी कहती है कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है डबल बॉन्ड में, उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कुछ भी नहीं करना है, देखते ही पता चल रहा है इसमें सारे, इसमें क्या है 3 इसके पास ये हुए आपके सिंगल बॉन्ड और एक यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये जो एक्स एंगल है ये किसके बीच में है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में, और यहाँ पे जो वाई एंगल है वो है सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में। तो रिपल्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन की, और सिंगल बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। और रिपल्शन किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बॉन्डिंग वाला, 2 एटम्स जब बॉन्डिंग करते हैं तो वो 2 तरीके से कर सकते हैं, आइदर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसीलिए रिपल्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा सेम चार्ज की स्पीशीज पास होंगी उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे 4 ये वाले इलेक्ट्रॉन और 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसलिए रिपल्शन ज़्यादा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसीलिए रिपल्शन कम है। तो रिपल्शन ज़्यादा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को थोड़ा क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा, यानी कि बॉन्ड जो है इसका बॉन्ड एंगल जो है ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू दिस। दैट मीन्स x ग्रेटर देन y। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, x ग्रेटर देन y। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, बाकी इसमें देखते ही पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड है तो अगर हाइब्रिडेशन सेम आ गया है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम आ गए हैं और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन करेंगे तो इससे आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है बल्कि अपनी टाइमिंग भी देखनी है कि आप कितना टाइम एक क्वेश्चन को दे रहे हो। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0 इफ वी मूव अलोंग द z एक्सिस। ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा होगा। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के अराउंड जो आपका एटम होता है ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। The area where the electron finding probability is maximum is known as orbital. Orbitals हमने पढ़ा कौन कौन से होते हैं, S, P, D, F। S होता है स्फेरिकल, P आपका कैसा होता है डम्बल, और D होता है डबल डम्बल। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अब S तो आपका एक ही होता है, P के 3 होते हैं अलग अलग एक्सिस में, X, Y, P, X, P, Y, P, Z, D में 5 होते हैं, ये सबने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें z एक्सिस पे द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0।
जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। कौन सा ऑर्बिटल है? अब ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर याद है तो इजीली बता सकते हो। पी एक्स ऑर्बिटल होता है एक्स एक्सिस पे, अगर ये एक्सिस एक्स है तो ये आपका हुआ पी एक्स ऑर्बिटल। बनाने की जरूरत नहीं है, पी एक्स मीन्स एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सिस पे ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, एक्स पे ज़्यादा है, एक्स पे ज़्यादा है तो ये अगर एक्स है तो ये आपकी क्या हुई, जेड हुई, और ये हुई वाई। तो ये होता है नोड, ये अगर जेड है तो ये नोड होता है, और इस नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इसमें जेड एक्सिस पे कितनी आ गई, 0। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो, जो कि ऑप्शंस में भी दिए हुए हैं। पी वाई यहाँ पे होगा, पी वाई ऑर्बिटल होगा आपका यहाँ पे। इसमें भी क्या होगा, जेड एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि जो ऑर्बिटल है जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ भी 0, जेड पे क्या है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कैसा होता है, ये होती है आपकी जेड एक्सिस, और ये होता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा जेड एक्सिस पे होती है। तो इसमें 0 नहीं है, इसमें जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। नेक्स्ट है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, और इसको अगर ले ले वाई तो ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। ये होता है ऑन द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। तो ये हुआ आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। इसमें भी क्या होगा, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एंड वाई डायरेक्शन में है, दैट मीन्स जेड में इसमें भी क्या है, 0 है। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हुए, पी एक्स, पी वाई और ये वाला, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। आंसर हुआ सी। ठीक है, ऑर्बिटल्स बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट लैंग्वेज से आप डर सकते हो कि ये क्या पूछ लिया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऑर्बिटल्स पता होंगे, आपके दिमाग में ऑर्बिटल्स की पिक्चर होगी, वो कैसे होगी, जब आप बार बार ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग क्वेश्चन पे उनका जहाँ भी जिक्र आएगा पढ़ेंगे, उनको बना के देखेंगे, तो उनकी हर एक ऑर्बिटल की इमेज आपके दिमाग में सेव हो जाएगी, और आप बिना इसको सॉल्व करे, बिना पेन उठाए, ये क्वेश्चन का आंसर विद इन 20 सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एंडोथर्मिक? इन प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होगी? अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? कोई भी रिएक्शन जब होती है, कोई भी रिएक्शन प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, कुछ भी, कोई भी जब रिएक्शन होगी तो क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे या इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो जब किसी रिएक्शन में सपोज करो ए कन्वर्टेड टू बी, और इस रिएक्शन में अगर हीट भी रिलीज हो रही है, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर दिस रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक, और अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें से कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होना। अब ये प्रोसेस है क्या, सल्फर कन्वर्ट हुआ है, एस कन्वर्ट हुआ है एस माइनस में, सल्फर का एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया है, तो ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है, एस, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा तब एस माइनस में कन्वर्ट होगा। तो जब हम ये हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला नहीं, दूसरा चैप्टर है जो 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, उसमें आता है ये कि इसको हम, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी निकली है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है, क्योंकि कोई भी एटम है, ये कोई एटम, ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे सपोज करो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब आप इसमें बाहर से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है,
ये सल्फर का एटम है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में डेवलप होगा क्या, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, जब आप किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों इक्वल हैं, इसीलिए वो क्या है, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता ना नेगेटिव होता। बट अगर आप उसमें कुछ भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, प्रोटॉन को आप नहीं कर सकते मूव, इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करोगे तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं प्रोटॉन से। और अगर आप उससे कोई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप कोई न्यूट्रल एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम एंड दिस इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। कहीं पे भी अगर अट्रैक्शन फोर्स होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, अगर रिपल्शन होता है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, सिस्टम एनर्जी गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ जो इस अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो किसी भी एटम के अंदर तो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी निकलती है। बट अगर आप पहले की बजाय जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उसी एटम के अंदर, दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऐड करने में क्या होगा, एनर्जी देनी होती है, तो वो हो जाती है प्रोसेस एंडोथर्मिक, ये वाली एक्सोथर्मिक। और अगर आप इसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, मतलब एस माइनस कब बना, सल्फर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एस माइनस बना, इसमें अभी एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो एस टू माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, रिलीज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, ये आपका सल्फर एटम है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर दिया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा, अब अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं यहाँ पे, तो ये जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा इसके और इसके बीच में होगा रिपल्शन। ठीक है, जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन नया है यहाँ पे होगा रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से ये नए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट इजीली नहीं करेगा। अब जहाँ पे नॉर्मली कोई रिएक्शन नहीं होती है वहाँ पे क्या करना होता है, आपको एनर्जी देनी होती है, एज अ हीट, एज अ मैकेनिकल वर्क। जैसे एग्जांपल, आप पानी के अंदर क्या कर रहे हो, चीनी घोल रहे हो। ठीक है, तो जब तक उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बनता तब तक वो घुल जाएगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ही घुलेगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर। लेकिन अगर आपको ज़्यादा और डाल के चीनी उसके अंदर घोलनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है उसको। गर्म करने का मतलब आप उसको हीट दे रहे हैं बाहर से। ठीक है, वो एंडोथर्मिक हुआ। तो जब कोई चीज़ नॉर्मली नहीं हो सकती तो वहाँ पे क्या होता है, हीट या एनर्जी देनी होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नया इसके अंदर ऐड करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस में होगी। ठीक है, तो एनर्जी अगर आप सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हो तो वो प्रोसेस कहलाती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये वाला होगा एंडोथर्मिक और ये वाला होगा आपका एक्सो, ये हुआ एंडो। अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। Na प्लस, यहाँ भी सेम है, सोडियम एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है तो ये भी कैसा होगा, एंडो, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। पहले स्टेप में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी क्या होगी, निकलेगी ज़्यादातर। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट फॉस्फोरस, यहाँ पे भी एंडोथर्मिक होगा, तो आंसर हुआ आपका बी। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो चैप्टर है आपका पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, वैसे ये बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, इसको लगता है कि छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एंड सेकंड वन इज़ पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, एंड द थर्ड वन इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तीनों चैप्टर बहुत बेसिक हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिले ना मिले, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में ये बहुत जगह हेल्प करेगा, इसलिए तीनों आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द एलिमेंट हुज ट्राइहैलाइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस एन आयन ऑफ द फॉर्म MH2O का 6 3 पॉजिटिव। ठीक है,
हाइड्रोलाइसिस से क्वेश्चन आया है। हाइड्रोलाइसिस के बारे में पूछा गया है कि इनमें से किसका आयन हाइड्रोलाइज होगा और किसका नहीं होगा। हाइड्रोलाइसिस से क्वेश्चन आता है, हर बार एक क्वेश्चन आपको आएगा, वो किससे आ रहा है ये पता नहीं होता बट आता है। अब आपको एक बेसिक सी चीज़ समझनी है कि हाइड्रोलाइसिस तभी हो सकती है जब जिस आयन को आप हाइड्रोलाइज करें उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल, ताकि उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, तभी हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। तो यहाँ पे किसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है उसी की हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती। अब जैसे एल्यूमिनियम है, थर्ड ग्रुप का मेंबर है, हो सकती है इसके पास डी ऑर्बिटल है, इसके पास भी डी ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, बट बोरोन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसीलिए इसका आयन हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। तो आंसर हुआ आपका ये वाला। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर +12 and magnetic quantum number -1. It cannot be present in क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स तो हम जब पढ़ते थे, जो आपने पढ़ा होगा बेसिक क्वांटम नंबर, कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालते हैं। ये आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और इन ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको नहीं आइडिया है तो। वैसे क्वांटम नंबर बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है, तो आप में भी सोच सकते हो कि पता नहीं क्या पूछ लिया है। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो क्वांटम नंबर से आपको पता चलता है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, कौन कौन से? N, M, L और आपका S। ठीक है, N, L, N, L, M और S। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें बताती हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है और आप किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे आपको अगर किसी को कुछ भेजना है, कोरियर करना है, तो आपके पास उसका फुल एड्रेस होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि वो किस स्टेट पे रहता है, किस सिटी में रहता है, और उसके बाद किस कॉलोनी में रहता है, और उसका क्या मकान नंबर, क्या हाउस नंबर है। तो आपके पास उसका फुल एड्रेस होगा, तभी आप उसको कुछ कोरियर या कुछ भी चीज़ सेंड कर सकते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस बताती है ये 4 चीज़ें, कि वो कहाँ रह रहा है, क्या उसका सिटी है, क्या उसका गली नंबर है, ये सब चीज़ें। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता है KLNM शेल्स के बारे में, कौन सा शेल में होगा। उसके बाद आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद M और S। ठीक है, अब ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को आइडिया होगा इसका। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ स्पिन क्वांटम नंबर +12, S की वैल्यू दी हुई है +12। +12 का मतलब है ये आपका अगर कोई भी ऑर्बिटल है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वो जिसकी एक की स्पिन होती है क्लॉकवाइज और दूसरे की स्पिन होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए वैल्यू होती है +12 और इसके लिए होती है -12। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू -1। ठीक है, अब M की वैल्यू -1 है। S की वैल्यू से आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि हर एक उसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन +12 और -12 ही होती है। M पे आपको फोकस करना है। अब ऑर्बिटल कौन कौन से है? D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल के अंदर M -1 आ सकता है, F ऑर्बिटल में भी -1 आएगा, P में भी आएगा, बट S में नहीं आता क्योंकि S के लिए L की वैल्यू होती है 0, क्योंकि S होता है स्फेरिकल, नॉन डायरेक्शनल। तो L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी इसके लिए हो जाती है 0, चाहे वो 2s हो, चाहे 1s हो, चाहे 3s, 4s, कोई सा भी s ऑर्बिटल हो, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर s ऑर्बिटल आए, उसके लिए L की वैल्यू 0 और M की वैल्यू 0। तो इसीलिए M के लिए -1 नहीं हो सकता, तो आंसर हुआ आपका D।
ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है कम टाइम वेस्ट करते हुए, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्पेस इज, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं डी ऑर्बिटल के। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट क्या है ना, लैंग्वेज ऐसी होती है कि आपको उससे डर लग जाता है। ओरिएंटेशन जो वर्ड दे दिया, इसको आप देख के ये सोचेंगे कि पता नहीं ये क्या दे दिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस, ओरिएंटेशंस का क्या मतलब है? ओरिएंटेशन का मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, कि कितने टाइप के डी ऑर्बिटल हो सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट लैंग्वेज ने इसको थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल कर दिया है। तो डी ऑर्बिटल में कितने डी ऑर्बिटल पॉसिबल है, कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है? डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर। बस यही पूछा है कि कितने होते हैं, आंसर है 5। देख लेते हैं एक बार कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं डी के अंदर। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहला डी एक्स वाई, डी वाई जेड, उसके बाद डी जेड एक्स, उसके बाद होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। डी ऑर्बिटल की कहानी थोड़ी सी अलग है। डी ऑर्बिटल के ऊपर एक पूरा टॉपिक ही है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें सारी स्टोरी डी ऑर्बिटल के अराउंड चलती है। डी ऑर्बिटल में क्या चीज़ इसको अलग बनाती है? वो बनाती है कि जो इसके 5 ऑर्बिटल हैं, 3 तो एक जैसे होते हैं और 2 होते हैं एक जैसे, ठीक है। ये 3 एक जैसे और 2 एक जैसे, जैसे ही किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जैसे कोई भी मेटल है, मेटल आयन कोई भी है M+2 या +3, जैसे ही इसको कोई लिगेंड अप्रोच करेगा, क्या बनाने के लिए? मेटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो क्या होगा कि जैसे कोई लिगेंड अप्रोच करेगा तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो रिपेल करेगा किसको? मेटल के डी ऑर्बिटल अलग अलग एक्सिस पे है, एक्स वाई जेड सारी एक्सिस पे है, तो जिस एक्सिस से भी इसको लिगेंड अप्रोच करेगा वहाँ पे होगा रिपल्शन, और मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच रिपल्शन की वजह से डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा 2 सेट में, जिन सेट को हम क्या क्या कहते हैं? T2G और EG, ट्रिपली डीजनरेट और डबली डीजनरेट। ट्रिपली डीजनरेट का मतलब है 3 ऑर्बिटल एक जैसे, डीजनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम हो। नॉर्मली डी ऑर्बिटल, डी के जो 5 ऑर्बिटल है, 5 की एनर्जी एक जैसी होती है, बट जैसे ही इसको कोई लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, तो ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है 2 में। इसको कहते हैं हम T2G। T2G के अंदर आते हैं DXY, DYZ, DZX, और इसके अंदर आते हैं DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, ओके। तो ये मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए ज़रूरी है। डी ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा उसकी नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है कि उसके बारे में क्या क्या, कब स्प्लिट होता है, कैसे होता है। तो इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से CFSC निकालने के, ये इनके बीच का गैप, CFSC निकालने के क्वेश्चन आते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFT जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर, मेटल लिगेंड थ्योरी, तो कोऑर्डिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम देख रहे थे डी ऑर्बिटल की शेप, एक बार देख लेते हैं डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। सबसे पहले DXY बनाने के लिए आपको ये एक्स एक्सिस ले लीजिए और ये ले लीजिए वाई एक्सिस। DXY, DYZ और DZX ये तीनों ऑर्बिटल होते हैं बिटवीन द एक्सिस, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बनेगा, ये हुआ DXY ऑर्बिटल। नेक्स्ट DYZ भी सेम इसके जैसा होता है, ये वाई एक्सिस, ये होगी जेड एक्सिस, तो आपको वाई और जेड एक्सिस के बीच में बनाना है, ये हुआ DYZ। सेम है DZX, एक्स जेड, एक्सिस चेंज करते जाना है। ये तीनों ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं, तीनों होते हैं बिटवीन द एक्सिस,
ठीक है, और इनको जब ये स्प्लिट होंगे तो इनको कहा जाता है T2G ऑर्बिटल्स। इसके बाद अगले जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो होगा एक आपका dx² माइनस वाई स्क्वायर, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये होते हैं ऑन द एक्सिस dx² माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा होता है dz²। ठीक है, ये z एक्सिस, ये होता है dz² जो कि सिर्फ z एक्सिस के ऊपर होता है, और ये होते हैं, तो डिफरेंस समझ आया। d ऑर्बिटल 2 सेट से मिलके बना हुआ है, 3 ऑर्बिटल एक जैसे जो बिटवीन द एक्सिस है, 2 एक्सिस के बीच में बनाने हैं, ड्रॉ करना बहुत आसान है, और 2 होते हैं जो ऑन द एक्सिस होते हैं। इनको आपको इनकी पिक्चर को दिमाग में सेव कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्बिटल कौन सा एक्सिस के ऊपर है, कौन सा एक्सिस के बीच में है। ठीक है, और ऑक्टाहाइड्रल में, टेट्राहाइड्रल में, टीबीपी ज्योमेट्री में कौन सा ऑर्बिटल कहाँ पड़ेगा, कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ये सब चीज़ें, कौन सा ज़्यादा रिपेल होगा, कम रिपेल होगा, ये चीज़ें आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डी ऑर्बिटल की सारे ऑर्बिटल यहाँ सेव कर लिए आपने, तो आप इजीली क्वेश्चंस इसके कोऑर्डिनेशन के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लॉ दैट करस्पॉन्ड्स टू ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स का है, आप लोगों ने देख लिया होगा, केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है, और पूछा गया है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं क्या होगा इसका। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम होता क्या है, एक होता है आपका ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर, एक होती है मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, ये बहुत बार पूछा जाता है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस, दोनों के कोई पॉइंट डाल देंगे कि क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में। मॉलिक्यूलैरिटी होती है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिएक्शन, और ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर का, रिएक्शन का ऑर्डर का मतलब होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। 2 चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, एक तो काइनेटिक्स और दूसरी है थर्मोडायनेमिक्स। दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, 4 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। ठीक है, काइनेटिक्स आपको क्या बताती है, सबसे पहले थर्मो आपको बताती है कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है थर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, जहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज, डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज, जहाँ से आपको पता चलता है अगर डेल्टा जी 0 है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, यानी कि खुद से हो सकती है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, मतलब खुद से पॉसिबल नहीं हो सकती है, एक्सटर्नल फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको बताती है कोई भी केमिकल रिएक्शंस नॉर्मल कंडीशंस में होगी या नहीं होगी, लेकिन रेट के बारे में कुछ नहीं बताती कि कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी, क्या उसका रेट रहेगा। तो रेट के बारे में जो चीज़ बताती है वो है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स से पता चलता है रिएक्शन के रेट, और रेट से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या करना है कि जो पावर लिखी हुई है ये आपके है, ये आपका रेट लो है, ये रेट लो, रेट इज इक्वल टू, ये हो गया रेट कांस्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी। ठीक है, ये है रिएक्टेंट्स। तो जो रिएक्टेंट्स की पावर लिखी हुई है वो जोड़ देनी है, और वो जोड़ के आ जाएगा रिएक्शन का टोटल ऑर्डर। तो सबसे पहले देखिए इसमें फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट में है 1/2 + 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 3/2। ठीक है, सॉरी ये आएगा 5/2 यानी कि 2.5। तो ये आपका 5/2 यानी कि 2.5। नेक्स्ट देखते हैं, तो उसने क्या कहा है कि ओवरऑल करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि ऑर्डर आपका 1 आना चाहिए, इसमें ऑर्डर कितना आया 2.5, तो ये वाला तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं रेट इज इक्वल टू
के ए की पावर -1/2 और 3/2, तो इसको ऐड करके देखते हैं, -1/2 प्लस 3/2, ये कितना हुआ, ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। 3/2 कितना, 1.5 माइनस 0.5 यानी कि 1, तो ओवरऑल ऑर्डर इसका आ गया है 1। इसका भी देख लेते हैं, क्या पता एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो। 0 + 2 = 2 ऑर्डर आ गया है, और इसका कितना है 1 और 1, इसका भी 2 आ गया है। तो आंसर हमारा सिर्फ एक ही सही है और वो है ये वाला, ठीक है। तो ऑर्डर निकालने का तरीका यही होता है कि आपको जो रेट लॉ के अंदर, जो रेट लॉ दिया हुआ है और रेट लॉ के अंदर जो पावर्स दी गई हैं रिएक्टेंट्स की, उनको ऐड कर देना है, और उनको ऐड करके जो आएगा वही रिएक्शन का ऑर्डर है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डज नॉट चेंज। इनमें से किस प्रोसेस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट किस बात पर डिपेंड करता है। अब आप, या अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया गया, ये तो है नहीं कि आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो उसका, क्योंकि डेटा तो कुछ दिया नहीं है। तो इसका मतलब आपको देखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछ ली जाए और उसमें कोई डेटा ना दिया हो, सॉल्व नहीं करना हो, सिर्फ निकाल के ऐसे ही देखना है, तो आपको देखना है कि वो प्रॉपर्टी एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की, वो प्रॉपर्टी डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है, ये देखना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही ज़्यादा किसी भी स्पीसीज़ का क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो आपको ये देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से देखेंगे, वो आपको देखना, क्योंकि सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। N2O2 एटम नहीं है, O होता तो एटम, O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के केस में हम लगाते हैं MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले आपको इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़ेंगे, फिर हर एक में देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तब आपको आइडिया होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट में कितना चेंज आया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, एक शॉर्ट ट्रिक है इसको निकालने की। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको देखना है ओड इलेक्ट्रॉन, अगर किसी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स ओड हैं तो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर किसी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन है तो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो ओड और अनइवन का खेल देखना है। तो N2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 7 + 7 = 14 इलेक्ट्रॉन। N2 माइनस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, यानी कि 15। यहाँ पे 14 to 15 गया है, यानी कि इवन टू ओड गया है। इवन टू ओड गया तो मतलब ये कैसा रहा होगा, ये रहा होगा डायामैग्नेटिक और ये हुआ होगा पैरा, तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज आएगा, ठीक है। ओड टू इवन गया, या तो दोनों में ओड हो या दोनों में इवन हो, तब नहीं चेंज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं N2 to N2 पॉजिटिव, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 14, और यहाँ पे 13। यहाँ पे भी क्या है, इवन टू ओड, तो यहाँ भी चेंज आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 16, और यहाँ पे कितने 15, यहाँ भी चेंज आएगा। अगला है यहाँ पे होंगे आपके 16 - 1 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें हुए 17 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बचेगा और यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बचेगा। तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये होता है क्वेश्चन को इजी करने का तरीका। अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया था तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, बस उसको हमें चेक करना है कि चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा उससे मतलब नहीं है, चेंज किस में आएगा। तो आंसर हुआ ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इनमें से कौन सी स्पीसीज जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपको 2 नंबर में मिल जाता है। तो फटाफट चेक करते हैं, सोडियम कितने, 11, और 11 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, कितने 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इसने वो की है माइनस। इसके बाद आता है आपका
ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 और 8 और 1 9 और यहाँ हुए 10। तो ये वाला तो आंसर नहीं है, ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हुए। कैल्शियम 20 माइनस 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और एक इसने डोनेट किया हुआ यानी कि 18, क्लोरीन 17 प्लस 1 यानी कि 18। तो ये वाली हुई आपकी आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज सारी। तो आंसर हुआ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इन विच द डेंसिटी ऑफ आर्गन एटॉमिक मास 40 इज हाईएस्ट। अब उसने पूछा है कि डेंसिटी किसके लिए हाईएस्ट होगी। अब डेंसिटी किसके लिए हाईएस्ट होगी, अब डेंसिटी कैलकुलेट करके नहीं देखनी हर एक पे, हमको चेक करना है कि डेंसिटी डिपेंड किस किस के ऊपर कर रही है। ठीक है, तो गैसेस के लिए जो इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, इसमें जाना है और इसमें जाके इसमें डेंसिटी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है और डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हमको देखना है कि डेंसिटी किस किस चीज़ के दो दिए हुए हैं, क्या, टेम्परेचर और प्रेशर। हमको ये देखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर के साथ किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ इसकी जो डेंसिटी है आर्गन की वो कैसे वेरी कर रही है। टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगी घटेगी, प्रेशर बढ़ने पे बढ़ेगी या घटेगी। तो PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे हमको डेंसिटी पुट करनी है। कैसे? डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मास पर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम की जगह यहाँ पे डेंसिटी को रख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू m/d हो गया, ये पुट कर दीजिए इसमें, P मल्टीप्लाई m/d इज इक्वल टू nRT, यानी कि PM अपॉन nRT इज इक्वल टू D। ये आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ऐसे ही बनते हैं कि वैल्यू कोई एक याद रख लो, बाकी उसमें वैल्यूज पुट कर करके नए फॉर्मूलेज आप बना सकते हो। तो डेंसिटी किस किस में देखना है? टेम्परेचर और प्रेशर में। प्रेशर के साथ बढ़ेगी, भाई प्रेशर की जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और टेम्परेचर की बढ़ेगी तो घटेगी। तो प्रेशर के साथ बढ़ेगी, टेम्परेचर के साथ घटेगी। तो प्रेशर जिसमें मैक्सिमम होगा, क्या पूछा है? हाईएस्ट पूछा है। तो हाईएस्ट के लिए प्रेशर हाईएस्ट होना चाहिए। प्रेशर हाईएस्ट किस में है? यहाँ पे 4 एटमॉस्फेरिक। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 वाला ऑप्शन होगा, 2 वाले हो गए कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसमें कम होगा, तो इसमें टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री और इसमें 273 डिग्री सेल्सियस में है दोनों। तो आंसर हुआ ये। प्रेशर होना चाहिए हाईएस्ट और टेम्परेचर होना चाहिए लोएस्ट, तभी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रेशर के बढ़ने पे डेंसिटी बढ़ रही है और टेम्परेचर के बढ़ने पे डेंसिटी घट रही है। ओके, तो आंसर हुआ आपका ये वाला। इसी तरीके से आपको जो है फिजिकल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसके जो आंसर्स होते हैं वो ऐसे मतलब उसके फॉर्मूलाज जो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वो ऐसे याद नहीं होते, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको वो याद होते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कौन सा है इनमें से? तो क्वांटम नंबर का एक और क्वेश्चन आया जिसपे ये पूछा है कि कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। देखते हैं फटाफट। n इज इक्वल टू 4, अगर n 4 है तो l की वैल्यू 2 बिल्कुल हो सकती है। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो l कितना होगा? l इज इक्वल टू 0 1 2 3। l की टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 4 आएगी और l स्टार्ट होगा 0 से लेके n-1 तक। तो इसके बीच में 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ तक सही है। तो ml होगा, फिर ml शुरू होगा कहाँ से? माइनस m होएगा आपका माइनस l से लेके प्लस l तक, बीच में 0। तो -2 -1 0 +1 +2 सही है। ms -हाफ हो सकती है, स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों हो सकती है, तो पहले वाला बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, n इज इक्वल टू 5। अगर n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू अगर 5 है तो l इज इक्वल टू होगा 0 1 2 3 एंड 4।
टोटल एल की वैल्यूज़ 5 होंगी बट स्टार्ट होंगी 0 से। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू 3 है, 3 आया हुआ है, यहाँ तक सही है। एम फिर होगा कहाँ, -3 से लेकर +3 तक, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। स्पिन देखने की जरूरत नहीं है, स्पिन +½ और -½ अगर है तो सही है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, ये भी पॉसिबल है, -3 से लेके ये भी सही है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 5, l2 यहाँ तक सही है। m इज इक्वल टू -2 -1 0, क्या मिस है यहाँ पे, 0 भी आएगा, तब +1 +2 आएगा। तो ये वाला सेट गलत है, तो ऑप्शन हुआ ये। ठीक है, तो क्या है कि बेसिक चैप्टर्स को अवॉइड नहीं करना है कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, घुमा के आएगा, इनडायरेक्ट आएगा, लैंग्वेज चेंज होके आएगा, जो आपको क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा निकालना, वैसा कुछ आएगा। बट क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक शुरू के चैप्टर्स भी आपको अपने बहुत अच्छी पकड़ रखनी है बेसिक पे। बेसिक पे जितनी अच्छी पकड़ होगी आपकी, उतना ही ज़्यादा आप उसको क्या करते हैं, हायर जो चैप्टर्स है, हायर जो टॉपिक है एडवांस लेवल के, उतना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।